हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें पढ़ने वाले बिहार के महत्वपूर्ण जो भूगोल के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर ये सब नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से ये सब वीडियो देखिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज दोस्तों मेरा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो स्टार्ट है बिहार भूगोल का, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता का संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, हम बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A.G. टॉन्सले के द्वारा जो है सबसे पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्रयोग मतलब शब्द का प्रयोग किया गया था। पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्थानिक के जो है नहीं शामिल किया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए देखिए ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होती है। इस सबका आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए यहाँ से पहले मतलब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.J. टॉन्सले ने किया था, ये भी सही ही होगा। और जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ये भी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करते हैं, तो ये गलत होगा। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, ये भी गलत होगा। तो दोस्तों हमारा उत्तर जो हो जाएगा 1 और 2 ऊपर का जो है ये दोनों सही है। उसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरे पौधा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महासागर। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें चिपको आंदोलन के जो प्रमुख जो नेता जो हैं सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इसको आप याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध क्या चीज़ से है, तो हो जाएगा चिपको आंदोलन से। यहाँ पर देखिए इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है जलवायु में कब से धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये औद्योगिक क्रांति के बाद जो है जलवायु में जो धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसें से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, मीथेन का होता है CH4 और ओजोन O3। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा D उपरोक्त सभी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार के जो BPSC एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा गया। 65 जो BPSC एग्ज़ाम हुआ था इसमें 64 लिखा गया, 65 जो BPSC एग्ज़ाम हुआ था इसमें ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न था। हमारा अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी गतिविधियों से पैदा होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मानवीय गतिविधियों से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये वर्षा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है अंटार्कटिका में बर्फ खत्म होने का अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए विश्व भर का
तापमान जो बढ़ता है इसके कारण से भी, मौसम के चक्र में आकस्मिक बदलाव होने से भी विश्व को बाढ़ तथा सूखा का सामना करना उपरोक्त सभी होगा। सभी कारण से जो अंटार्कटिका में बर्फ़ खत्म होने का अर्थ है, तो इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत में वनाच्छादित हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सी 7.3% जो है वनाच्छादित है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अत्यंत सघन वन स्थित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये नवादा जिला। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में किसी प्रकार का वन नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शेखपुरा जिला। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटना में, क्योंकि पटना एक हमारे बिहार की राजधानी है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, प्लास्टिक जलने से किस जहरीले गैस का उत्सर्जन होता है जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी, सल्फर डाइऑक्साइड से और कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी के कारण से उपयुक्त हो जाएगा सभी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पटना शहर में नगरीकरण बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 43.1% होगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार होगा। गंगा नदी में डॉल्फिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी में देखिए मृदा परिवर्धन कहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मृदा जनन। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, गंगा नदी में प्रतिदिन कितने मिलियन लीटर गंदे जल का प्रवाह बिहार में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 115 मिलियन लीटर जो है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सूर्य प्रकाश। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पटना के विभिन्न घाटों पर गंगा के 100 मिलीलीटर पानी में कितना कोलिफॉर्म पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1,60,000। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए गंगा नदी जो सबसे अधिक प्रदूषित है। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र जो है उत्पन्न होने लगता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देखिए प्राकृतिक आधार के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। हमारा जो अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सप्तताप मंडल में। गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में कौन सी जानलेवा तत्व सर्वाधिक पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये आर्सेनिक। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के आधे से अधिक जिलों की भूगर्भीय जल में किस तत्व की मात्रा अत्यधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये फ्लोराइड एवं आयरन की। इसी देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किस तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 90 डेसिबल। दोस्तों बता दें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, ध्वनि के वेग कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड जो ध्वनि का वेग होता है, इसको याद रखें आप। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है,
आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य नामांक ध्वनि तीव्रता दिन में कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 55 डेसिबल। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी में प्रतिदिन कितने मिलियन लीटर गंदे जल का प्रवाह बिहार में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 115 मिलियन लीटर। इसका आप याद रखें मिलियन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण गैसें हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से, ये मीथेन गैस जो है जिसका सूत्र CH4 होता है, इसको आप याद रखें। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रंगीन टीवी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून जो लागू हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1974 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है अनुच्छेद 51 के 1 में ये वर्णन है। केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किस वर्ष किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1980 ईस्वी में जो है केंद्र सरकार ने पर्यावरण विभाग की गठन किया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में डॉल्फिन मछलियों का ह्रास होने का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ से, नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, ये इससे भी हो सकता है। नदियों में मगरमच्छों के समशिष्ट में वृद्धि, ये नहीं होगा। इसी में देखिए यहाँ से ये तो नहीं होगा। और देखिए संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, ये भी सही होगा। और उर्वरक और अन्य कृषि रसायनों का उपयोग से, तो 1, 3 और 4 देखिए उसका, इस प्रकार उसका उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 सी उत्तर होगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के औसत तापमान में कितना प्रतिशत औसत वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये देखिए लगभग 0.85%। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वह वर्ष जब ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बहुचर्चित ऐतिहासिक क्योटो प्रोटोकॉल का समाप्त हो गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये 2012। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के महत्वपूर्ण पर्यावरणविद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रविंद्र कुमार सिन्हा। दोस्तों इसी में मेरा जो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार ज्योग्राफी का कृषि संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार राज्य किस बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गंगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रकार के फसलें उगाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 34 प्रकार की जो फसलें बिहार में कुल उगाए जाते हैं, उसका उत्तर हो जाएगा B। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 80.7% जो है बिहार की जो कुल जनसंख्या गाँव में निवास करती हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्र में की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अगहनी धान की खेती। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु की विभिन्नताओं के कारण बिहार में धान की खेती की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्रीष्मकालीन भी, शरदकालीन और शीतकालीन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बहुमूल्य कृषि वाले बिहार के प्रमुख जिले हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बक्सर भी, भोजपुर भी, सीवान, उपरोक्त सभी होगा। इसी में देखिए
हमारा अगला प्रश्न है किस जिले में फसल सघनता सबसे कम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरवल जिला में जो है फसल की सघनता सबसे कम है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बहुमूल्य कृषि वाली 5 जिले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बक्सर, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, गया, ये 5 जिला में जो है सबसे अधिक कृषि होती हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न क्षेत्रफल के लिहाज से चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। दोस्तों अगर देश में पूछ लिया जाएगा सबसे अधिक मात्रा में किस मतलब भारत के किस राज्य में होता है तो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल जो राज्य में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है चावल उत्पादन में हिस्से के लिहाज से ऊपरी पायदान वाला जिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोहतास। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादकता वाला राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी जो मतलब बिहार होगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है खाद्यान्न उत्पादन राज्यों में बिहार का स्थान भारत में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 8। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार के लोगों को जीविका का मुख्य आधार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये कृषि। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दरभंगा में सबसे अधिक तीसी का उत्पादन होता है बिहार में। बिहार में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? रबी, खरीफ, जायद, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है चावल उत्पादन में निचले पायदान वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देखिए खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिहार के सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये रोहतास होगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है गेहूं उत्पादन के मामले में निचले पायदान वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जमुई, किशनगंज, मुंगेर, मतलब सभी जिला में जो है सबसे कम मात्रा में गेहूं की उत्पादन की जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार के सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कटिहार जिला में सबसे अधिक मात्रा में मक्का की खेती की जाती है। मक्का उत्पादन में सबसे निचले पायदान पर कौन जिला आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद जिला में सबसे कम मात्रा में मक्का की खेती की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दलहनों का सर्वाधिक उत्पादकता 1183 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पूर्वी चंपारण। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है गन्ना उत्पादन में बिहार का स्थान मतलब देश में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 9। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है गन्ने की खेती बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। दोस्तों जूट उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये दूसरा स्थान जो है जूट उत्पादन में बिहार का स्थान है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पूर्णिया जिला में सबसे अधिक मात्रा में जो जूट की खेती की जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है तंबाकू की खेती में बिहार का स्थान देश में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 6ठा स्थान है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार में कितने हजार मतलब टन तंबाकू का उत्पादन होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 17 टन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है सब्जियों के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला, सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है पहला है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है कुल कृषि में सिंचाई की सुविधा बिहार में कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50%।
इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जौ उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो उसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लाल मिर्च के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दूसरा स्थान हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, तिलहन उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7वां स्थान है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, धान चावल उत्पादन मतलब चावल उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये 5वां स्थान पे है। हम आपको बताएं पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल आते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6ठा स्थान है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार में अगहनी फसल की बुआई होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जुलाई से अगस्त माह में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, कृषि जलवायु की दृष्टिकोण से बिहार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 3 भागों में बांटा गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, द्वितीय बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 का शुभारंभ कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 3 अक्टूबर से 2012 में। दोस्तों इससे आगे प्रश्न जो मेरा है पशुपालन संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।